हाँ जी बच्चों, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था बच्चों, दर्पण सूत्र चल रहा था। दर्पण सूत्र के बारे में हम चीज़ें पढ़ रहे थे। इनमें हमें दो कंडीशन देखना है बच्चों। पहला कंडीशन हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में सीख चुके थे कि अवतल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त करना था। कंडीशन ये था बच्चों कि प्रतिबिंब कैसी होनी चाहिए थी, वास्तविक होनी चाहिए थी। आज के क्लास में हम लोग वापस से दर्पण सूत्र को ही सीखेंगे बच्चों, लेकिन आज का कंडीशन कुछ और होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें जब प्रतिबिंब आभासी बन रहा हो। मतलब बच्चों, आज जो हम लोग केस देखेंगे उसमें जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा बच्चों, आभासी होगा। अब इसके लिए आपको याद करना होगा बच्चों, जो हमने पीछे के क्लासों में पढ़ा है। हमने अवतल दर्पण से रिलेटेड आपके 6 केसों को पढ़ा था बच्चों, जिसमें एक ऐसा केस पढ़े थे हम लोग जिसमें हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, आभासी। और वो केस था कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित थी। अब हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे बच्चों, एक अवतल दर्पण। ये हमारा हो गया बच्चों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में हमने बताया कि वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह क्या होता है, आपका पॉलिश क्या होता है, और भीतरी सतह जो होता है बच्चों वो होता है आपका कैसा, वो होता है आपका परावर्तक सतह। अब अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए बच्चों, तो दर्पण से रिलेटेड हमने कुछ चीजों को परिभाषित करके रखा है। जैसे दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो मध्य बिंदु क्या कहलाता है बच्चों, ध्रुव। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। ये क्या हो गया, ध्रुव, जिसका नोटेशन क्या होता है, P। ये हो गया दर्पण का फोकस F, और ये क्या हो गया आपका वक्रता केंद्र C। बच्चों हमें कैसा प्रतिबिंब बनाना है, हमें बनाना है आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए बच्चों हमें वस्तु को कहाँ रखना होता है, ध्रुव और फोकस के बीच। याद कीजिए बच्चों, ये केस हम लोग पढ़ के आए पीछे के क्लास में कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है, तब जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी। ध्यान दीजिएगा। माना एक वस्तु ए बी अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित है, फोकस के बीच स्थित है। इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, आभासी प्रतिबिंब का भी नाम दे देते हैं। प्रतिबिंब आपका हो जाएगा बच्चों A डैश B डैश, आभासी प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण के पीछे सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है बच्चों, अगर हम वस्तु ए बी अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। ये प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। अब इसका प्रतिबिंब निर्माण करते हैं बच्चों। प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए हमने ये चीज सीखा है कि हमें कितने किरणों की आवश्यकता होती है, 2 किरणों की आवश्यकता होती है बच्चों। एक किरण जो है ना, हम लोग वो कहां से भेजेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। एक किरण कहां से भेजेंगे बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें जाती है बच्चों, परावर्तन के बाद वो कहां से गुजरती है, फोकस से।
मुख अक्ष के समांतर जो भी किरणें आपतित होती है बच्चों, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से। दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है बच्चों? फोकस से गुजरती है। तो ये हो गया मेरे पहले किरण। एक किरण की और आवश्यकता होगी, उस किरण को बच्चों हम लोग भेज रहे हैं आपके वक्रता केंद्र से। उस किरण को कहाँ से भेज रहे हैं? वक्रता केंद्र से। अब हमें याद है बच्चों कि जो किरणें वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, जो किरणें वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, वो दर्पण पे कैसी होती है बच्चों? लंबवत होती है। और लंबवत होने के कारण वो जिस पथ पर जाती है उसी पथ पर क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है। तो ये किरणें बच्चों इसी पथ पे क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी। ठीक है। अब हम ये दोनों किरणों को अगर देख रहे हैं बच्चों, तो ये दोनों किरणें आपस में यहाँ पे क्या हो रही है? फैलती हुई नजर आ रही है। क्या आपको ब्लू मार्कर और रेड मार्कर को अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो ये किरणें आपको फैलते हुए नजर आ रही है। जब बच्चों किरणें यहाँ पे फैल रही है, किरणें आपकी जब फैल रही है, तो ये किरणें तो आपस में इधर मिलेगी नहीं, और मिलेगी जब तक मिलेगी नहीं तब तक हमारा प्रतिबिंब निर्माण होगा नहीं बच्चों। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण करना है तो ये चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि जो प्रकाश की किरणें आपतित होती है वो एक बिंदु पे आके क्या होती है? मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे आके मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और मिलती हुई प्रतीत होती है बच्चों तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पे तो प्रकाश की किरणें फैल रही है बच्चों, तो इधर तो मिलेगी नहीं, तो हम इसे पीछे बढ़ाते हैं। ये प्रकाश की किरणों को हम कहाँ बढ़ाते हैं? पीछे। चेक करेंगे क्या पीछे आपके किसी बिंदु पर मिलती है? तो जब हम इस किरणों को पीछे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो किरणें हैं यहाँ कहीं आपकी क्या हो जाती है? मिल जाती है। और बच्चों जहाँ पे प्रकाश की किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पे हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब। और हालांकि यहाँ पे प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है बच्चों, तो ये जो किरणें होगी ये कैसी किरणें होगी? आभासी किरणें। सॉरी, ये जो प्रतिबिंब होगी ये कैसी प्रतिबिंब होगी? आभासी प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब का नाम हमने क्या रख दिया? A डैश B डैश। तो चेक कीजिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच था तो इसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चों? दर्पण के पीछे। यह प्रतिबिंब कैसा है? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ तक क्लियर है? अब याद कीजिए बच्चों कल के क्लास को, जब हमने आपका वास्तविक प्रतिबिंब वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि हमें दो किरणें पहले लेते थे, फिर एक किरणों को हम लोग कहाँ से भेजते थे? ध्रुव से। तो आज के भी क्लास है बच्चों, एक किरणों को हम लोग कहाँ से भेजेंगे? ध्रुव से। अब कौन सी किरणों को ध्रुव से भेजेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए, एक प्रकाश की किरण को हम लोग किस पे आपतित करा रहे हैं? ध्रुव पे। हमें पता है बच्चों कि अगर आपके ध्रुव पे प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो रेखा गुजर रही है वो रेखा किसके तरह काम करती है? अभिलंब की तरह। क्योंकि केंद्र से दर्पण के सतह पे जो भी लाइन जाएगी वो कितने का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। तो ये क्या करेगा? अभिलंब का काम। तो ये है बच्चों हमारा आपतित किरण और ये है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है बच्चों, और वो कोण आपका कहलाता है आपतन कोण। तो ये जो आपका कोण है ये क्या कहलाएगा बच्चों? आपतन कोण। और परावर्तन के नियम से हमने ये सीखा है बच्चों कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। I इज इक्वल टू क्या होता है? R। तो जितने से आपकी प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है उतने से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। और जब प्रकाश की किरणें बच्चों परावर्तित होगी, जब प्रकाश की किरणें इधर से परावर्तित होगी तो ये किरणें भी आपको कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? ये किरणें भी आपको प्रतीत होगी कि ये किरणें भी जो आपकी आपतित हो रही है बच्चों, ये कहाँ से आपतित हो रही है? इसी बिंदु से आपतित हो रही है। तो ये जो आपकी किरण है, ये जो आपकी किरण है, ये कैसी किरण हो जाएगी बच्चों? परावर्तित किरण। और ये जो एंगल होगा वो एंगल क्या कहलाएगा? R। यहाँ तक बच्चे, सारे बच्चों का यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? यहाँ पे मेरा एक पार्ट कंप्लीट हुआ, और वो पार्ट कौन सा है? रे डायग्राम। रे डायग्राम बच्चों कंप्लीट हुआ। हम एक बार वापस से रिपीट करेंगे हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाया। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच एक वस्तु रखा। ए बी हमारा क्या है? एक वस्तु है।
इस वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण करना होगा। प्रतिबिंब निर्माण के लिए बच्चों हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। एक किरण को भेजे मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर जो भी किरणें जाती है परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है बच्चों, फोकस से। एक और किरणों को हमने आपके केंद्र से भेजा, वक्रता केंद्र से। हमने ये सीखा है कि वक्रता केंद्र से जो भी किरणें जाती है वो आपके दर्पण के साथ लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे वो आपका जिस पथ पे जा रही है उसी पथ पे आपका क्या हो जा रही है, रिटर्न हो जा रही है। फिर बच्चों यहाँ पे इन दोनों किरणों को देखें तो ये दोनों किरणें फैलती हुई नजर आ रही है, मिल नहीं रही है। जब मिल नहीं रही है बच्चों तो यहाँ पे इमेज नहीं बनेगा। हमें इमेज बनाना है बच्चों। इमेज बनाने के लिए हम इन दोनों किरणों को दर्पण के पीछे आगे बढ़ाते हैं। जब दर्पण के पीछे आगे बढ़ाते हैं बच्चों तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाती है, मिल जाती है। जिस बिंदु पर बच्चों मिलती है उस बिंदु पे ये हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब। यहाँ प्रतिबिंब क्या बन गया बच्चों, A डैश B डैश, ये हमारा बन गया प्रतिबिंब। और बच्चों हमें दर्पण सूत्र को प्रूव करने के लिए हमें एक और किरणों की आवश्यकता होगी। वो किरणें हम बच्चे कहाँ से लिए, वो किरणें हम ले रहे हैं आपके उस किरणों को बिंदु A से वो किरण निकल रहा है और कहाँ पे आपतित हो रहा है, ध्रुव पे। जब बच्चों ध्रुव पे आपतित हो रहा है ये ब्लैक मार्कर, तो ये जो आपका मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष किसके भांति काम करता है, अभिलंब की भांति, क्योंकि केंद्र से ये जा रही है। केंद्र से कोई भी चीज आपकी सतह पे आती है, दर्पण के सतह पे, तो वो लंबवत होती है। तो ये क्या बन गया बच्चों, अभिलंब। तो ये है बच्चों आपकी आपतित किरण और ये है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है बच्चों वो होता है आपतन कोण I। और परावर्तन के नियम से पढ़े कि I इज इक्वल टू क्या होता है, R। तो जितने कोण से आपतित हो रही है प्रकाश की किरणें उतने ही कोण से क्या होगी, परावर्तित होगी। इन किरणों को भी जब बच्चों पीछे बढ़ाइएगा तो ये एक ही इसी बिंदु पे आके मिलेगी जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस तरह से बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया रे डायग्राम। फटाफट इसको देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा। चलिए बच्चों यहाँ तक ठीक है, फ्रेम में सब कुछ आ रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों डेरिवेशन। अब हम लोग क्या स्टार्ट करें बच्चों, डेरिवेशन स्टार्ट कर लें। अब डेरिवेशन की बात करते हैं तो डेरिवेशन बहुत आसान होने वाला है बच्चों। आसान क्यों हो रहा है, आसान होने का कारण है बच्चों क्योंकि हमने लास्ट क्लास में एक डेरिवेशन करके रखा है। उसी डेरिवेशन का हेल्प करके बच्चों हम ये वाला भी आपका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हमें दर्पण सूत्र अगर प्रूफ करना है तो हमें ये देखना होगा कि दो त्रिभुज को हमें क्या बनाना होगा, समरूप। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम कौन कौन से दो त्रिभुज को समरूप बना सकते हैं, उस पे फोकस हो गए। ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज त्रिभुज A B C, त्रिभुज A B C और त्रिभुज त्रिभुज A डैश B डैश C में, A डैश B डैश C में। अब यहां ध्यान देना है बच्चों कि हमने यहाँ दो त्रिभुज लिया है, उन दो त्रिभुज पे ही फोकस होना है। इस पे अच्छे से फोकस होगा क्योंकि रे डायग्राम की वजह से चीजें थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है या आपको चीजों को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हम एकदम धीरे धीरे समझा रहे हैं, आप समझिए थोड़ा। A B और C, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज A B C, ग्रीन मार्कर, ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर। यहाँ देखिए बीच में एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज A B C। दूसरा त्रिभुज कौन लिया बच्चों, A डैश B डैश C, ये बड़ा वाला त्रिभुज चेक कीजिए, A डैश B डैश और C, ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज। तो हमने दो त्रिभुज को बच्चों कंसीडर किया है, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज में हम चेक करेंगे क्या त्रिभुज समरूप है, और समरूप होने का कंडीशन ये है बच्चों कि यहाँ पर आपके दो कोणों को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। कौन वाले दो कोण बराबर हो गए, तो सबसे पहले चेक कीजिए यहाँ पे ये कितने का एंगल बना रहा है बच्चों, 90 का एंगल बना रहा है, और यहाँ पे भी कितने का एंगल बना रहा है बच्चों, 90 का एंगल बना रहा है। तो एंगल A B C बराबर है एंगल A डैश B डैश C के। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो एंगल है बच्चों, ये दोनों एंगल कितने पर है, 90 डिग्री पे। ये बात आ रहा है समझ में, ये दोनों कोण है ना बराबर,
चेक कीजिए, एंगल ए बी सी यहाँ पे 90 डिग्री, एंगल ए डैश बी डैश सी ये भी 90 डिग्री, ये दोनों एंगल आपके क्या हो गए बच्चों, बराबर हो गए। और कौन सा एंगल बराबर हो रहा है, तो आप दोनों ट्रायंगल को चेक कीजिए, ए बी सी में और ए डैश बी डैश सी में, ये जो सी है ये दोनों में बच्चों कॉमन है, ये सी जो है वो दोनों में कॉमन है, ए बी सी में भी ये आ रहा है और ए डैश बी डैश सी में आ रहा है, तो एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए डैश सी बी डैश। ये दोनों में कॉमन एंगल कौन है, कॉमन एंगल है सी, सी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बच्चों। तो इस तरह हमारा दो त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर होता है तो तीसरे कोण भी खुद पे खुद बराबर होते हैं और ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। अतः नीचे लिखिएगा बच्चों, अतः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है, समरूप है। और याद कीजिए बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बताया कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनका ये प्रॉपर्टी होता है कि पहले त्रिभुज की हाइट अपॉन में होता है दूसरे त्रिभुज का हाइट इक्वल टू पहले त्रिभुज का बेस अपॉन में होता है दूसरे त्रिभुज का बेस। तो यहाँ देखिए पहला त्रिभुज कौन है हमारा, ए बी सी, ए बी सी, इन त्रिभुज का हाइट क्या है, ए बी, इस त्रिभुज का हाइट क्या है, ए बी, अपॉन दूसरा त्रिभुज कौन है, ए डैश बी डैश सी, इस त्रिभुज का हाइट क्या है, ए डैश बी डैश, बराबर पहले त्रिभुज का बेस क्या है बच्चों, बी सी, बी सी पहले त्रिभुज का बेस अपॉन में दूसरे त्रिभुज का बेस कौन है बच्चों, बी डैश सी, बी डैश सी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक ठीक है बच्चों, यहाँ तक फटाफट नोट कीजिए, यहाँ तक फटाफट नोट कीजिए, हम एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेम में आ रहा है सब कुछ। हाँ जी बच्चों यहाँ तक ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें दो और त्रिभुज लेना है, उन दोनों त्रिभुजों को भी हमें समरूप करना है। तो अब कौन सा त्रिभुज ले, अब कौन दो त्रिभुज ले जो समरूप होगा, चेक कीजिए बच्चों मेरे साथ साथ, त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए डैश पी बी डैश में, ए डैश पी बी डैश में। वापस से हमने बच्चों दो त्रिभुज को कंसीडर किया, ध्यान से देखिए, ए पी बी ये छोटा वाला त्रिभुज और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश पी ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, कैसे होंगे इसकी बात करते हैं। पहला देखिए, ये भी यहाँ पे 90 डिग्री है बच्चों, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो एक कोण तो ये बराबर हो गया, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए डैश पी सॉरी ए डैश बी पी डैश, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये भी 90, ए बी पी ये भी 90, दो ट्रायंगल आपके क्या हो गए बच्चों 90। अब यहाँ पे देखिए ये आ रहे हैं तो ये भी कितने का एंगल होगा, अगर ये लाइन बच्चों ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये आर है तो ये भी तो आर होगा ना, होगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो ये भी क्या हो गया आर। और हमने क्या पढ़ा है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है आर, आई इज इक्वल टू क्या होता है आर, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए बराबर, लीजिए ये दो एंगल भी बराबर हो गए, ए पी बी बराबर हो जाएगा आपका ए डैश पी बी डैश। यहाँ से हमारा दो एंगल क्या हो गया बच्चों बराबर, और जब दो एंगल आपका बराबर होता है तब क्या होता है, ये दोनों त्रिभुजें क्या हो जाती है समरूप हो जाती है। तो हमारा हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए डैश बी डैश ए डैश बी ए डैश सॉरी बच्चों ए डैश पी
बी डैश समरूप है, समरूप है। ठीक है बच्चों, ये दोनों त्रिभुज हो गया समरूप, ए पी बी, ए डैश पी बी डैश, ये हो गया समरूप। कैसे? इन दोनों का ये एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर है, दो कोण क्या है आपका? बराबर है। अगर दो त्रिभुज समरूप होता है बच्चों, तो कंडीशन ये है कि पहले त्रिभुज का हाइट क्या है? ए बी अपॉन में दूसरे त्रिभुज का हाइट कितना है? दूसरे त्रिभुज का हाइट बच्चों ए डैश बी डैश बराबर पहले त्रिभुज का आधार, इस त्रिभुज का आधार क्या है बच्चों? बीपी या पीबी करते, पीबी अपॉन में दूसरे त्रिभुज का आधार पी बी डैश। ये हो गया समीकरण 2। अब यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई? यहां तक नोट कीजिए फटाफट, यहां तक नोट कीजिए। चलिए बच्चों, यहां तक मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने दो त्रिभुज लिया, इनको समरूप किया, ये लिखा समीकरण 1। फिर से दो त्रिभुज लिए, उनको समरूप किए, फिर ये लिखे। अब अगर ध्यान दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 पे बच्चों, समीकरण 1 और 2 को देखिएगा तो इन दोनों का LHS क्या है? सेम है। अगर LHS आपका बच्चों सेम है तो हम इसके RHS को भी क्या कर सकते हैं? सेम कर सकते हैं। तो हम इनको इरेज करते हैं ऊपर की चीजों को। चलिए, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 को अगर बच्चों देखा जाए ध्यान से तो इन दोनों का LHS सेम है। LHS सेम होगा बच्चों तो इनका RHS भी सेम होगा। अगर आप बच्चों इतना कर लेते हैं, दो त्रिभुज को समरूप कर लेते हैं, उसके चीजें बहुत आसान हो जाती है। हम लोग का मेन टारगेट यही होता है बच्चों कि दो त्रिभुज को ढूंढना है और उसे क्या करना है? समरूप करना है। जैसे ही दो त्रिभुज को समरूप करते हैं चीजें बहुत आसान हो जाती है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब BC अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू PB अपॉन PB डैश। अब इसके बाद जो बच्चों यूज होता है वो होता है चिन्ह परिपाटी का। अगर हम चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं बच्चों तो हमें पता है कि सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से, पहली बात। दूसरी बात, आपतित किरण की दिशा में जो भी चीज मापते हैं वो होता है पॉजिटिव। आपतित किरण की दिशा में जो भी चीज मापते हैं वो क्या होता है? पॉजिटिव। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो भी कुछ मापते हैं वो बच्चों होता है क्या? आपका नेगेटिव। तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं। तो सारी दूरियां, पहले पॉइंट को याद करते हैं, सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। लेकिन यहाँ BC और B डैश C क्या ये ध्रुव से मापा जा रहा है? नहीं मापा जा रहा है। जब नहीं मापा जा रहा है बच्चों तो इनको चेंज करेंगे कुछ इस अकॉर्डिंग कि ये क्या से मापा जाए? ध्रुव से। तो अगर हम इस लाइन को चेक कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस लाइन को चेक कर रहे हैं तो आपका BC कौन है? ये, इस लाइन को हम यहाँ बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट है बच्चों C, ये पॉइंट है बच्चों B और ये पॉइंट है आपका P। ठीक है, BC को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इस BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सोचिए जरा, सोचिए, सोच लिए होगे। अब सोच लिए होगे तो सोचिए जरा, ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है बच्चों, ये पूरा क्या है? PC है। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है? PB है। अब आप सोचिए बच्चों कि इस पूरे PC में अगर हम यहां तक को घटा दे PB को, तो मेरा जो दूरी बचेगा वो BC के बराबर बचेगा। मतलब इस BC को अगर हमें लिखना है, इस BC को लिखना है तो हम इस पहले पूरे को लिखते हैं। पूरा क्या है आपका? PC माइनस इसमें यहां तक को घटा देते हैं PB। ठीक है बच्चों, ये हो सकता है, ये हो सकता है। हमें BC लिखना है तो BC बराबर क्या करेंगे? PC माइनस PB। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं।
अब हमारा क्या है, बी डैश सी, हमारा क्या है बच्चों, बी डैश सी। इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। बी डैश हमारा यहाँ है, पहले इस लाइन को पूरा लिख लेते हैं बच्चों। ये पॉइंट है हमारा सी, ये पॉइंट है हमारा पी, और ये पॉइंट है हमारा बी डैश सी। बी डैश, बी डैश सी कौन है बच्चों, बी डैश सी आपका ये पूरा आपका क्या है बच्चों, बी डैश सी। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है पीसी, यहाँ से यहाँ तक क्या है पीसी, और यहाँ से यहाँ तक क्या है पीबी डैश। इन दोनों को अगर जोड़ दे, इन दोनों को जोड़ दे तो ये पूरे का लेंथ मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं बी डैश सी को हम लोग लिख सकते हैं पीसी प्लस पीबी डैश। इतना आसान है बच्चों, अगर ये कर लेंगे तो फिर चीजें आसान हो जाएगी। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ रखिए, BC की वैल्यू हो जाएगी PC माइनस PB अपॉन, यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, PC प्लस PB डैश बराबर क्या हो जाएगा, PB अपॉन PB डैश। यहाँ तक बच्चों आ गया होगा, यहाँ तक तो चीजें आसान है। अब आगे बात करते हैं, इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण 3, इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इनको लिखते हैं PC है हमारा, PB है, और क्या है PB डैश। इन तीन चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, जो भी दूरी हम लोग मापेंगे वो कैसे मापेंगे, आपतित किरण की दिशा में। आपतित किरण की दिशा में जो भी कुछ मापेंगे वो क्या होगा आपका पॉजिटिव, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो भी कुछ मापेंगे वो होगा नेगेटिव। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी बच्चों, सभी दूरियां मापी जाएगी ध्रुव से, ठीक है। तो ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, ध्यान दीजिए, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, जो भी हम लोग ध्रुव से केंद्र तक मापते हैं वो दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। अब ये जो वक्रता त्रिज्या है बच्चों, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसके लिए हमें चेक करना होगा, इसके लिए हमें चेक करना होगा कि ये आपतित किरण की दिशा में या इसके विपरीत दिशा में। तो बच्चों इसके विपरीत दिशा में, जब इसके विपरीत दिशा में है तो डाटा क्या मिलेगी बच्चों, नेगेटिव, ठीक है। अब दूर पीबी बी पे आपका क्या रखे, वस्तु, ये ध्रुव, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, यू। ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, यू। चेक कीजिए आपतित किरण की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में। तो हम देख रहे हैं आपतित किरण की दिशा ये है, उसकी विपरीत दिशा में आप पढ़े, विपरीत दिशा में मापेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब यहाँ लास्ट पीबी डैश को अगर देख रहे हैं तो P से B डैश, मतलब हमें इधर चलना होगा, और B डैश पे हमारा बन क्या रहा है बच्चों, B डैश पे हमारा बन रहा है प्रतिबिंब। तो पोल से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों, V, और ये आपतित किरण की दिशा में मापा जा रहा है बच्चों। आपतित किरण की दिशा में अगर मापेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। इतना बात आ गया बच्चों समझ में। अगर इतना बात आ गया बच्चों समझ में, तो अब लास्ट स्टेप चलेंगे हम लोग। थोड़ा सम फिगर वगैरह यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से चलिए, समीकरण 3 से यहाँ PC की वैल्यू रखिए। PC की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ माइनस, PV की वैल्यू क्या है, माइनस यू अपॉन PV डैश क्या है बच्चों। अब यहाँ वापस आइए, यहाँ नीचे आइए, PC की वैल्यू है बच्चों माइनस हाफ, ठीक है, प्लस है, प्लस देंगे, PV डैश क्या है बच्चों, V बराबर PV की वैल्यू है बच्चों माइनस यू अपॉन में PV डैश की बच्चों वैल्यू क्या है, V, ठीक है। तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस यू अपॉन में माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू माइनस यू इंटू वी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों तो हो जाएगा माइनस वी आर प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस यू आर प्लस माइनस माइनस यू वी, ठीक है बच्चों। अब
ये नेगेटिव वाला इधर आएगा और ये नेगेटिव वाले को इधर भेजेगा, चेक कीजिएगा। यूवी माइनस यूवी इधर क्या हो जाएगा प्लस यूवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू आर माइनस वी आर, इधर क्या हो जाएगा प्लस वी आर। ठीक है बच्चों, अब यूवी प्लस यूवी कितना हो जाएगा 2 यूवी बराबर क्या हो जाएगा यू आर माइनस वी आर। अब ध्यान दीजिएगा, अब समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के दोनों ओर u v r से भाग देने पर, u v r से भाग देने पर दोनों तरफ बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ किससे भाग लगा रहे हैं u v r से। चेक कीजिएगा 2 u v अपॉन में क्या हो जाएगा u v r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू आर अपॉन यू वी आर माइनस वी आर अपॉन क्या हो जाएगा यू वी आर। अब चेक कीजिएगा बच्चों, यू वी से यू वी कैंसिल, यू आर से यू आर कैंसिल, वी आर से वी आर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन यू। अब बच्चों हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि f इज इक्वल टू क्या होता है r/2, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2f, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2f, तो 2 अपॉन जहाँ पे r है उसके लिए क्या देंगे बच्चों 2f बराबर 1/v माइनस 1/u। 2 से 2 बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। और इस तरह हमारा मिरर फॉर्मूला बच्चों हो गया प्रूफ, जब आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा हो आभासी। तो इस तरह से हमने इसे भी क्या कर दिया प्रूफ। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। जिन्हें इनका नोट्स चाहिए वो हमें इस नंबर पे क्या कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको इस चैप्टर को एग्जाम में कैसे लिखना है या एग्जाम में लिखने का क्या तरीका होगा बच्चों, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम फ्रेम को चेक कर लेते हैं क्या फ्रेम कवर हो रहा है।